स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम हिट फॉर योर सेल्फ में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास की एक सीरीज, जिसमें आप सब जानेंगे हमारे प्राचीन इतिहास को, जिससे आप हमारे साथ जुड़कर अपना ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ अपने टारगेट जो आपका है, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसको जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी हम जान लेते हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इसका वर्णन किया है। चलते हैं हम नेक्स्ट आगे जानकारी जो हमारे साथ जुड़ के आप अचीव करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। इतिहास शब्द को, प्राचीन इतिहास के बारे में हम जानेंगे। जानने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं, मतलब हम इतिहास को कैसे जान सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा? इतिहास को जानने का कैसे? तो हमारे जानने के लिए कोई ना कोई सोर्स होगा ना। तो हमारे पास जो सोर्स हैं इतिहास को जानने के, वो 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 3 महत्वपूर्ण सोर्सेस हैं। नंबर 1 पुरातात्विक सोर्स, मतलब जो खुदाई के माध्यम से मिले। साहित्यिक स्रोत, मतलब हमारे जो विद्वानों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनके द्वारा, और कुछ विदेशी यात्रियों ने अपने विवरण दिए हैं, अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, उसकी इन तीनों के माध्यम से हम भारतीय इतिहास के बारे में जान सकते हैं। आगे देखते हैं। इसको हम यहाँ पर टेबल के माध्यम से हमने बताया है कि हम इतिहास को किस तरीके से जान सकते हैं, क्या क्या साधन है हमारे पास इतिहास को जानने के लिए। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पुरातात्विक इतिहास और पुरातात्विक तरीका है, और एक साहित्यिक तरीका है। ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य जो आएंगे उसमें अभिलेख, सिक्के, स्मारक और चित्रकला, ये 4 चीज़ें आती हैं। जो साहित्य है, साहित्यिक साक्ष्य जो हैं उसमें विदेशी साक्ष्य आ जाता है, और दूसरा आ जाता है देसी साक्ष्य। देसी साक्ष्य के अंतर्गत 2 प्रकार के हमारे जो ग्रंथ पाए जाते हैं। एक तो धार्मिक ग्रंथ हैं और दूसरा गैर धार्मिक। धार्मिक ग्रंथ में ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, और गैर धार्मिक ग्रंथ में आगे आपको जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर विदेशी साहित्य जो है उसमें यूनानी, चीनी यात्री आए, अरबी यात्री आए। इन्होंने अपने जब ये आए तो भारत का उस समय का इतिहास इन्होंने अपने ग्रंथों में मनोदशा उसकी व्यक्त की है। चलो चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं। हम पुरातात्विक जो स्रोत हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पुरातात्विक, प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियाँ सर्वाधिक प्रमाणित हैं, और इनका मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक भवन, मूर्तियाँ और चित्रकला आदि आ जाती हैं। स्मारक भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आते हैं। हम देखते हैं अभिलेख का वर्णन। अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं इपिग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट है इपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है इपिग्राफी में अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। सबसे प्राचीन अभिलेख जो मिला है हमें मध्य एशिया के बोगोजगोई नामक स्थान से मिला है, जो लगभग 14 साल वर्ष पुराना है। और इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग के हैं। अशोक का नाम स्पष्ट रूप से जो जिन अभिलेखों में प्राप्त हुआ है उसमें है मास्की, गुज्जरा और निट्टूर। इन अभिलेखों से अशोक का नाम स्पष्ट रूप से हमें मिलता है। अशोक के अधिकतर अभिलेख जो हैं किस भाषा में? ब्राह्मी लिपि में हैं, और अधिकतर अभिलेख जो इनमें हैं ब्राह्मी लिपि में हैं। केवल उत्तर पश्चिम भारत है, जो उत्तर पश्चिम ये वाला, मतलब अफ़गानिस्तान एरिया वाला है, जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान एरिया वाला, वर्तमान में ये खरोष्टी लिपि में यहाँ के कुछ अभिलेख पाए गए हैं। खरोष्टी लिपि है जो वो खरोष्टी लिपि फारसी की तरह
दाएं से बाएं, जो हिंदी अपनी देवनागरी लिपि है इधर से लिखी जाती है इधर को, और खरोष्टी ये अरबी की तरह दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रारंभिक अभिलेख जो गुप्त काल से पहले के हैं उनके बारे में बात करते हैं। इनकी भाषा क्या थी? प्राकृतिक भाषा थी। इनकी भाषा प्राकृतिक भाषा थी, किंतु गुप्त और गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत में हैं। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। कुछ गैर सरकारी अभिलेख जैसे यवन राजदूत हेलियोडोरस, जो हमने जैसे बताया जो यात्री आए उन्होंने भी अपना वर्णन दिया। हेलियोडोरस ने विदिशा की यात्रा की और यहाँ पर गरुड़ स्तंभ के लेख से 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर साक्ष्य मिला कि भारत में भागवत धर्म भी था। मध्य प्रदेश के एरण है, यहाँ पर मध्य प्रदेश के एरण से, एमपी के एरण से वराह प्रतिमा पर हुड़राज तोरमार के लेखों का वर्णन है। जो हुड़राज थे तोरमार, हुड़ों के राजा थे तोड़मार, उनके लेखों का वर्णन है। सर्वाधिक अभिलेख कहाँ से मिले हैं? मैसूर जिले से मिले। दक्षिण भारत का मैसूर जिला, वहाँ से सर्वाधिक मिले हैं। सर्वप्रथम जो अभिलेखों को पढ़ने का, जिन महानुभाव ने अभिलेखों को पढ़ा था 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप एक अधिकारी थे, उन्होंने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। आगे हम देखते हैं सिक्के हमारे इतिहास को जानने में कैसे मदद करते हैं। सिक्के के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स। पुराने सिक्के किन किन धातुओं से बने थे? चांदी, तांबा, सोना, सीसा आदि धातु के बनते थे। नेक्स्ट देखते हैं, पहले सिक्के में जो प्राचीन सिक्के होते थे उनमें क्या किया जाता था? केवल चिन्ह बना दिए जाते थे। जैसे ये सिक्का हुआ, इसमें कोई चिन्ह बना दिया जाता था। लेकिन बाद में जो सिक्के बने उस पर राजा और देवताओं के नाम, तिथियां आदि भी अंकित की जाने लगी। जो आहत सिक्का होता था, आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का, ये भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं जो 5वीं सदी के हैं। इन पर क्या किया जाता है? यहाँ पर ठप्पा मारा जाता है जिससे दब जाता था। ये कई भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत सिक्का इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ठप्पा मारकर ये बनाया जाता है। आहत मुद्राओं में सबसे पुरानी निधि पूर्वी उत्तर प्रदेश के मगध राज्य से मिली है। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के हैं और मुख्यतः शीशे, चांदी, तांबा, सोने आदि के बनाए गए हैं। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के और गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सबसे अधिक लेख वाले सोने के सिक्के हिंद यूनानी मतलब इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए। आगे देखते हैं मूर्तियाँ। कुछ हमें इतिहास के बारे में जानकारी मूर्तियों से भी मिलती है। तो प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ? क्वेश्चन आएगा, मूर्तियों का निर्माण सर्वाधिक किस काल में हुआ? कुषाण काल में। कुषाण जो थे गुप्त और गुप्तोत्तर काल में निर्मित, कुषाण गुप्त और गुप्तोत्तर काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य की धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा। मतलब इस काल की जो मूर्तियाँ मिलती हैं हमें, उससे वहाँ की जो आम जनता थी उसकी धार्मिक भावनाएं क्या थी इस बारे में हमें जानकारी मिलती है। कुषाण कालीन जो मूर्ति कला थी उस पर गंधार कला का, कुषाण कालीन जो उस समय मूर्ति कला थी उसको गंधार कला कहा जाता है और इस पर क्या था? विदेशी प्रभाव था, मतलब विदेशी इफेक्ट भी इस पर देखने को मिलता है। जबकि मथुरा कला थी जो भारत की है पूर्णतः स्वदेशी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्मारक और भवन, उस तरह के मंदिर कैसे बनाए गए और महल कैसे बनाए गए उनके बारे में हम देखते हैं। जो उत्तर भारत में भवन निर्माण या मंदिर निर्माण की जो शैली थी वो क्या कहलाती है? नागर शैली। और दक्षिण भारत की जो शैली है मंदिर निर्माण की उसको कहते हैं द्रविड़ शैली। साथ ही दक्षिणा पद जो है वहाँ की मंदिर की शैली को बेसर शैली से बनाए जाते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य एशिया से प्राप्त मंदिरों तथा भारतीय स्तूपों में भारतीय संस्कृति के प्रसार पर प्रकाश पड़ता है। तो दक्षिण पूर्व एशिया
दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया में कुछ मंदिर मिले हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि भारतीय संस्कृति विदेशों में भी फैली थी। चित्रकला से भी हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती थी। पहले जो मनुष्य था, आदि मानव उसको कह सकते हैं, वो गुफाओं में रहते थे, तो वहाँ पर भी वो चित्रकारी किया करते थे। और उसके साथ ही कुछ समय बाद वहाँ के जो राजा ने अपने जो शासनकाल की अच्छी चीज़ों को चित्रकला के माध्यम से आज गुफाओं की दीवारों पर अंकित करा दिया। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। इस चित्रकला में माता, यहाँ अजंता की गुफा में जो चित्रकला है वहाँ माता और शिशु मरणासन राजकुमारी जैसे गुप्त काल के कलात्मक उन्नति का पूर्ण अभ्यास मिलता है। अवशेष है फॉसिल, जीवाश्म के माध्यम से भी हमें बहुत चीज़ें, हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अवशेषों से प्राप्त मोहरों से जो मोहर मिलती हैं अवशेषों में, प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिली हमें। हड़प्पा सभ्यता जो थी वहाँ से हमें बहुत सारी मोहरें मिली जिनसे हमें वहाँ की धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है। और बसाड़ है एक जगह, वहाँ से मिट्टी की मोहरें मिली हैं जिससे व्यापारिक श्रेणियों का हमें ज्ञान होता है। यहाँ पर हमने एक ये प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में विस्तृत एक टेबल दे रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत है जो, और साहित्यिक स्रोत, ये दो भागों में बांटा है। यहाँ भी हमने पुरातात्विक स्रोत में आएंगे अभिलेख, स्मारक, मूर्ति कला और चित्रकला। साहित्यिक स्रोत में भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य या यात्री विवरण दो आया, जैसे आपको पूर्ववत बताया जा चुका है। यहाँ भारतीय साहित्य को हमने यहाँ बांटा है धार्मिक साहित्य में और लौकिक साहित्य में और ब्राह्मण ग्रंथ में। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मणोत्तर साहित्य ग्रंथ, इसमें बौद्ध साहित्य आएंगे, जैन साहित्य आएगा, इतिहास, और लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ आएगा और संगम साहित्य आएगा। बौद्ध साहित्य में देखते हैं सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, मिलिंद पन्नु, दिव्यावदन, बुद्धचरित, इन सब ग्रंथों से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैन शास्त्रों के बारे में हम बात करते हैं, इसमें भद्रभाव चरित्र इंपॉर्टेंट, भागवती सूत्र कई बार क्वेश्चन में आया परीक्षाओं में, कल्प सूत्र इसके बारे में पूछ लेता है। आगे हम यहाँ देखते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो कौटिल्य, जो राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ है, और जो राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ है इसके रचयिता हैं जो कौटिल्य हैं, जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त के शासनकाल में थे चंद्रगुप्त मौर्य के। कल्लड़ की राजतरंगी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाखादत्त, मुद्रा राक्षस, इन आदि ग्रंथों से भी हमें प्राचीन जो हमारे वो थे प्राचीन इतिहास उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। यह है हमारे ब्राह्मण शास्त्र, ब्राह्मण साहित्य जो ब्राह्मणों ने लिखा, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग, ऋग्वेद, षड्दर्शन, महाकाव्य, 18 पुराण, स्मृत, इनके माध्यम से भी हमें अपने प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आप सबको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में दे दी जाएगी, जिसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इस क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वैल्यूएबल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी जुड़ें और इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले, जिससे हम आपके लिए ऐसी वैल्यूएबल जानकारी लाते रहें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।